हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 10 ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि अगर इन 10 टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा तो आपके 10 से 15 नंबर कट सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है समविभव पृष्ठ, तीसरा है संधारित्र की धारिता, चौथा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पांचवा है लॉरेंज बल, छठवां है एम्पियर का परिपथीय नियम, सातवां है नति कोण, आठवां है लेंज का नियम, नौवां है भंवर धाराएं और 10वां है स्वाप्रेरण। इसमें मैं आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं लेकर आया हूं। ये जो टॉपिक है, ये जो 10 टॉपिक हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि काफी बार ये पूछे गए हैं। इसीलिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको इन 10 टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये 10 टॉपिक में से कुछ टॉपिक पता होंगे, लेकिन तब भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो 99% यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये बीबीआई टॉपिक हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो 12th बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, यानी कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका डेफिनेशन आपको परिभाषा लिखना है और इसका यूनिट यानी कि मात्रक लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और जो वो परीक्षण आवेश होता है, इन दोनों के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से हम डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर ई वेक्टर लिखा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू, देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ वेक्टर से। ठीक है, अपान और क्या है, परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, यानी कि परीक्षण आवेश जो है इसके अनुपात को। ठीक है, तो एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, यही होगा आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट या ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट वेक्टर, ये वेक्टर के रूप में मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये आपकी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जहां ई क्या है, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नॉट क्या है, ये है परीक्षण आवेश। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्यू नॉट आपका है परीक्षण आवेश। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर परीक्षण आवेश क्या होता है। देखिए, परीक्षण आवेश भी एक आवेश होता है जो कि बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। ठीक है, इसको परीक्षण करने के लिए या टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका मात्रक समझिए, मात्रक तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे छोटा सा मात्रक। ठीक है, बताइए इसका मात्रक क्या होगा। देखिए, एफ का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, प्रति, क्यू नॉट क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, समझ में आपको आ चुका होगा। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। ठीक है, बहुत ही सिंपली मैंने बताया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पर है दूसरे चैप्टर से, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से। देखिए समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ खींचा गया है, ठीक है, ऐसे समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब क्या है कि इसके जो सभी बिंदु हैं, इसका ये बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, जितने भी बिंदु हैं, देखिए जितने भी इस पृष्ठ पर बिंदु हैं,
इन सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव होगा वो समान होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ, यानी कि जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। तो देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, सिंपल था। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए थर्ड हमारा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, संधारित्र की धारिता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि जो संधारित्र की धारिता होती है, आपको पता है कि संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब क्या होता है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, इस प्लेट को कितना आवेश दिया गया है, ठीक है, उसको दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, और इन दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसको किससे डिनोट करते हैं, तो संधारित्र की धारिता को, संधारित्र की धारिता को, ठीक है, धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी से, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, करते हैं, समझ में आया। अब इसका फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया सी इक्वल टू क्या होगा। देखिए किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश, देखिए किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश, तो आवेश को हम क्यू फिर नोट करते हैं, क्यू अपान तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात, तो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो ये आपका हो जाएगा धारिता का फॉर्मूला सी इक्वल टू क्यू अपान बी, जहां क्यू है आवेश, वी है विभवांतर। ठीक है, इसका मात्रक भी मैं बता देता हूं, वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन मैं बता देता हूं आपको ताकि आगे चलकर आपको याद रहे। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा बताइए, देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, कूलाम प्रति विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा, अथवा हम इसे फैरड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक धारिता का फैरड भी होता है। ठीक है, तो यहां पर फैरड हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। संधारित्र की धारिता क्या होती है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के बीच, उनके दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मात्रक मैंने आपको बताया कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैरड। ठीक है, अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे तीसरे चैप्टर से है, विद्युत धारा चैप्टर से। देखिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका आपको डेफिनेशन समझना होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। यानी कि सेल की दो प्लेटें होती हैं, एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट। ठीक है, तो जब किसी सेल की प्लेटों को हम तार द्वारा जोड़ देंगे तो जो तार में विद्युत धारा है वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी। ठीक है, और सेल के अंदर क्या होगा, जो उसका घोल है, सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट होते हैं उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर विद्युत धारा बहती है। ठीक है, अब क्या होता है, इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए जब हम तार द्वारा जोड़ेंगे तो क्या होगा, तार द्वारा जब हम जोड़ेंगे तो तार में विद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी और सेल के अंदर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहेगी। अब जो धारा बह रही है, ठीक है, उसके मार्ग में जो घोल होता है वो अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जब सेल के भीतर विद्युत धारा बह रही है तो जो घोल है उसके अंदर विद्युत अपघट्य है वो क्या करेगा, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, सिंपल सा है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है हमारे चौथे चैप्टर से, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंज बल क्या है, ठीक है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। तो सिंपल है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया गया,
ठीक है। अब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, मान लीजिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये गति कर रहा है, तो इस पर एक बल कार्य करता है, एक फोर्स कार्य करता है, उसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज बल। तो यही कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि जो आवेश है, ठीक है, यदि क्यों आवेश, मान लीजिए क्यों आवेश है, ठीक है, क्यों आवेश v वेग से, सॉरी यहां पर ब्लू से मैं लिख देता हूं, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बी वेक्टर की दिशा में, कि अभी फॉर्मूला मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, कि दिशा में थीटा कोण, देखिए दिशा से लिख दीजिए, दिशा से थीटा कोण पर गति करे, कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होगा, करने वाला लॉरेंज बल, ठीक है। लॉरेंज बल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एफ से, क्योंकि फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वीवी साइन थीटा, क्यू वीवी साइन थीटा, ठीक है, ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में, इसका डेफिनेशन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब मान लीजिए कोई आवेश है, यदि क्यों आवेश v वेग से, उसका वेग b हो, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में से थीटा कोण पर गति करे, तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, f इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, जहां q है आवेश, v है वेग, b है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉरेंज बल का। अब यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अब देखिए जो बल की दिशा होती है वो v वेक्टर तथा b वेक्टर दोनों के लंबवत होती है, यानी कि इसके और इसके लंबवत होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लॉरेंज बल का मैंने फॉर्मूला बताया और डेफिनेशन बताया। ऐसे चलिए सेकंड क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर से है। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम, यानी कि कोई बंद वक्र पृष्ठ है, उसके परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होगा। यहाँ पर म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, ठीक है। तो देखिए कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एम्पियर के परिपथीय नियम का, ठीक है। तो ये एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला। देखिए क्या कहा गया था कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो b होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का रेखीय समाकलन, इसका जो रेखीय समाकलन होता है वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा, देखिए कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर v क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, आई है धारा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये होगा एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां, की नति कोण से आप क्या समझते हैं। ये हमारे 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है, चुंबकत्व एवं द्रव्य का। देखिए नति कोण क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए नति कोण बहुत सिंपल है, डेफिनेशन आपको याद रखना है। नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि नति कोण एक ऐसा कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तथा क्षैतिज दिशा के बीच ये बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं नति कोण। तो इसका डेफिनेशन आपको याद करना होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पर। ऐसे 8वां क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, 6 नंबर चैप्टर से, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम लिखिए, यानी कि जो लेंज का नियम है वो आपको बताना है।
ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, ये पहला नियम लेंज का नियम। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि कोई परिपथ है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी कि जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है वह उसी का विरोध करती है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। ऐसे 9 नंबर देखिए, इसी चैप्टर से है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, भंवर धाराएं। ठीक है, तो देखिए इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, वो आप समझिए। ठीक है, भाव को समझिए। देखिए सन 1875 में फोको ने देखा, यानी कि भंवर धाराओं की खोज फोको नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि जब किसी धातु का टुकड़ा, मान लीजिए कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है, जब इस धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसमें हमने इस रखा धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ठीक है, तो अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है, या ये जो धातु है ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करे कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, यानी कि इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें लगातार परिवर्तन हो, तो क्या होता है, इस धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। यानी कि जो धाराएं उत्पन्न होंगी वो धातु का टुकड़ा जो गति कर रहा है उसका विरोध करेंगी। ठीक है, तो इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं, इन्हीं धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो यहां पर इतना आपको समझना होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, देखिए सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा, मान लीजिए कोई धातु का टुकड़ा है, उसे हमने परिवर्तित विद्युत क्षेत्र में रख दिया, ठीक है, या फिर ये धातु का टुकड़ा इस प्रकार गति करे कि इससे जो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें लगातार परिवर्तन हो, तो जो लगातार परिवर्तन होगा तो इस धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और जब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी तो ये प्रेरित धारा जो है इस धातु के टुकड़े की गति का विरोध करेगी, और इसी धारा को हम कहते हैं भंवर धारा। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो भंवर धाराएं हैं, फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। यानी कि भंवर धाराओं को फोको ने इसकी खोज की थी, तो फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, और कभी कभी जो ये धाराएं हैं, जो ये आपकी भंवर धाराएं हैं, ये इतनी प्रबल हो जाती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है। यानी कि जिस धातु के टुकड़े को परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था, वो धाराएं जब इस भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं तो ये इतनी प्रबल हो जाती हैं कि जो आपके धातु का टुकड़ा है, ठीक है, ये क्या होगा, लाल तप्त हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो भंवर धाराओं को आपको ऐसे समझना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर, देखिए इसी चैप्टर से है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि सेल्फ कंडक्शन क्या होता है, स्वप्रेरण। ठीक है, तो यहां पर इसका डेफिनेशन होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि कोई कुंडली है, ठीक है, तो किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, यानी कि मान लीजिए कोई कुंडली है और उससे जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें लगातार परिवर्तन हो, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डेफिनेशन याद करना होगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं, एक कुंडली है, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम परिवर्तन करें तो क्या होगा, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और जब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो इसी को हम कहेंगे स्वप्रेरण। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, इसका हम स्वप्रेरण जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये 10 टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जो 10 टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बताया, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बताया क्या होता है, समविभव पृष्ठ, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ये भी मैंने आपको बताया, तीसरा संधारित्र की धारिता, चौथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पांचवा है लॉरेंज बल, छठवां है एम्पियर का परिपथीय नियम, सातवां है नति कोण, आठवां लेंज का नियम, नौवां भंवर धाराएं,
और 10वां स्वाप्रेरण। ठीक है, इन सभी 10 टॉपिक को मैंने आपको बताया। ये 10 टॉपिक अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 से 10 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से एक ना एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसी तरह मैं केमिस्ट्री का भी वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इन सबको तैयार करके आपको जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पता रहे होंगे, लेकिन तब भी आपने वीडियो देखा ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ सकें और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से लिख देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।